डियर स्टूडेंट्स, बीए द्वितीय वर्ष प्रथम पेपर संसाधन भूगोल के अंतर्गत हम यूनिट सेकंड में विश्व के प्रमुख कृषि प्रदेशों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि विश्व में कुल 13 कृषि प्रदेश है, जिसमें से कुछ प्रमुख कृषि प्रदेशों का अध्ययन हम इससे पहले के लेक्चर में कर चुके हैं। आज हम आगे के 2 कृषि प्रदेशों का अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहला है व्यापारिक बागाती कृषि प्रदेश। जैसा ही इसके नाम से पता चल रहा है, व्यापारिक का मतलब जो व्यापार के उद्देश्य से, और बागाती का मतलब जो बागानी कृषि अर्थात बड़े बड़े बागानों में जो कृषि की जाती है उसको बागाती कृषि कहते हैं। तो व्यापारिक उद्देश्य की दृष्टि से ये जो कृषि है वह बड़े बड़े बागानों में की जाती है। इसमें एक बार वृक्ष कहीं अन्य स्थान पर मतलब उसकी पौध तैयार की जाती है और वृक्षों को लगा दिया जाता है और धीरे धीरे उनसे जो है उत्पादन की प्राप्ति होती है। पहले इसकी जो पौध होती है वो अन्यत्र कहीं पर बीज डाल के पौध तैयार होती है और पौध तैयार होने के बाद में फिर इसे बड़े बड़े बागानों में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो ये बड़े बड़े बागानों में की जाने वाली कृषि है, इसीलिए इसको बागाती या बागानी कृषि कहते हैं। यह मुख्य रूप से व्यापारिक कृषि है, अर्थात निर्यात के उद्देश्य से ही इस कृषि उसमें फसलों का उत्पादन किया जाता है और इसके द्वारा जो भी उत्पाद प्राप्त होता है वो मेनली निर्यात किया जाता है। यह कृषि जो है वो उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होती है। बागाती कृषि जो है इसकी शुरुआत मेनली उन क्षेत्रों में हुई थी जो क्षेत्र यूरोपीय लोगों के संपर्क में आए, अर्थात जब यूरोपीय लोगों ने प्रवास करके विश्व के अन्य देशों को अपना उपनिवेश बनाया, तो जब इन उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उन्होंने उपनिवेशवाद को स्थापित किया तो यहाँ पर व्यापारिक उद्देश्य से कृषि की जाने लगी और फिर उसी कृषि ने आगे चल के बागानी या बागाती कृषि का रूप ले लिया। इसके अंतर्गत एक कोई भी नकदी फसल होती है जिसका उत्पादन कारखाने की तरह बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसमें मेनली चाय, कहवा, रबड़, कोको, नारियल, मिर्च मसाले, केला आदि का उत्पादन किया जाता है। इसके अगर मेनली हम बात करें तो इसके मुख्य क्षेत्र हैं दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, इसके अलावा मध्य अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में मोरक्को के उष्ण आर्द्र क्षेत्र। इन क्षेत्रों में बागानों को लगाने और बागानों की देखभाल करने के लिए जो पूंजी होती है, पैसों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादातर जो बागान हैं वो विदेशों की ही आधिपत्य में होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे फसलों का उत्पादन करने के लिए आधुनिक तकनीकें, वैज्ञानिक विधियाँ, इस उन्नत बीज, कीटनाशक और मशीन आदि का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो है वो बड़े पैमाने पर कृषि कार्य होता है और उसी के आधार पर जो है वो फसलों का उत्पादन होता है। जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं वहाँ पर लगभग 40 हेक्टेयर से भी बड़े बड़े बागान होते हैं। सबसे पहले मैंने जैसा आपको बताया कि बीजों को नर्सरी में बोते हैं और उसके बाद उन्हें बाद में ले जा करके किसी भी बागान में जो है विकसित कर देते हैं। जैसा कि प्राचीन समय से ही ब्रिटिश लोगों ने, फ्रेंच लोगों ने बागाती कृषि को बढ़ावा दिया और इन्होंने धीरे धीरे जो है वो बागानों के रूप में इस कृषि को विकसित किया है। जैसे कि ब्राज़ील है, तो ब्राज़ील में कहवा के बड़े बड़े बागान मिलते हैं जिन्हें हम फेजेंडा बोलते हैं। इन फेजेंडाओं को पुर्तगालियों ने लगाया था सबसे पहले। इसी तरीके से जो फ्रेंच लोग हैं उन्होंने पश्चिमी अफ्रीका में कैमरून और जो आइवरी कोस्ट क्षेत्र है उसमें कोको और कॉफ़ी के बागान लगाए थे। तो इस तरीके से ये जो कृषि है वो यूरोपीय लोगों के द्वारा स्टार्ट की गई और धीरे धीरे विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में इसका विस्तार होता गया। इस कृषि को थॉमसन ने सैनिक कृषि भी कहा है। वो सैनिक कृषि कहने का उद्देश्य यह है कि एक तरीके से बहुत बड़े एरिया में ये कृषि डेवलप होती है और इस कृषि में जो है वो बड़े बड़े बागानों में कृषि कार्य किया जाता है। इसके अलावा इस कृषि में ऐसा माना जाता है कि जो शीतोष्ण कटिबंधीय विकसित क्षेत्र हैं, अर्थात यूरोप जो है वो शीतोष्ण कटिबंध में आता है, तो जब यूरोप के लोगों ने उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में प्रवास किया तो ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र अविकसित थे। तो ऐसा लगता है कि मानो इसमें घुसपैठ की हो, यूरोपीय लोगों ने घुसपैठ की और घुसपैठ के बाद में वहां पर जो है इन्होंने इस कृषि का प्रारंभ किया, तो इसीलिए इसे सैनिक कृषि कहा गया है। इसके अलावा इसे रोपण कृषि को सीमांत संस्था भी बोलते हैं, जिसने आर्थिक और सामाजिक शोषण के लिए कम विकसित क्षेत्रों में से स्टार्ट किया गया था। अर्थात यूरोपीय लोगों ने जो उष्णीय कटिबंधीय क्षेत्र हैं जो जलवायविक दृष्टि से अच्छे थे उन पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए वहां पर इस तरह की कृषि करना स्टार्ट किया।
सबसे पहले हम बात करते हैं जो बागाती कृषि है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, किस तरह की ये कृषि है। तो इस कृषि में क्या होता है, सबसे पहले तो जो कृषि होती है वो बड़े बड़े बागानों पर होती है, बहुत बड़े हेक्टेयर में फैले हुए बागान होती हैं। इसमें श्रम की बहुत आवश्यकता होती है और पूंजी की भी बहुत आवश्यकता होती है। इसमें वैज्ञानिक तकनीकों का यूज किया जाता है और एकल फसल विशेषज्ञता पर बल देते हैं, मोनोकल्चर, अर्थात इसमें एक ही फसल की कृषि जो है वो अधिकतर की जाती है। कृषि बहुत बड़े पैमाने पर होती है। जितना भी कृषि उत्पाद प्राप्त होता है उसका अधिकांश मात्रा में क्या होता है, निर्यात होता है। निर्यात के उद्देश्य से ही होता है। यहाँ पे जो भी कृषि के फार्म होते हैं उसमें ही कार्यालय, कारखाने और श्रमिकों के आवास की व्यवस्था की जाती है। इसमें बीज बोकर फसल पैदा नहीं होती, बल्कि रोपण किया जाता है, अर्थात बीजों के द्वारा पौध तैयार होती है और फिर पौध को बागानों में रोप दिया जाता है। और यहाँ पर जो प्रबंधन किया जाता है, खेतों का प्रबंधन है, वो कैसा है, केंद्रीयकरण युक्त है। तो इस तरीके से इसमें जो परिवहन व्यवस्था होती है वो भी काफी अच्छी देखने को मिलती है, क्योंकि ये कैसी है, निर्यात उन्मुख कृषि है, अर्थात इसमें क्या होता है, निर्यात किया जाता है। तो इस तरीके से ये जो व्यापारिक बागाती कृषि है वो मेनली निर्यात उन्मुखी कृषि के अंतर्गत आती है और उसकी ये विशेषताएं होती हैं। अब हम बात करते हैं बागाती कृषि के प्रमुख प्रदेश। विश्व के कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां बागाती कृषि की जाती है। सबसे पहले आता है लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका की बात करें तो इसमें मैक्सिको, मध्य अमेरिका, दक्षिणी अमेरिकी प्रदेश, पश्चिमी द्वीप समूह में क्यूबा, जमैका, प्यूर्टोरिका, ग्वाटेमाला, कोस्टरिका आदि क्षेत्रों में जो है वो फसल का उत्पादन होता है। इसमें मुख्य जो बागान हैं वो हैं कहवा, कोको, गन्ना और केला के। विश्व का जो कुल कहवा उत्पादित होता है उसका 55% से भी अधिक भाग जो लैटिन अमेरिका क्षेत्र है इससे प्राप्त होता है। यहाँ पर जो ब्राजील है और कोलंबिया है वो सबसे प्रमुख कहवा उत्पादक क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। मैक्सिको में भी कहवा का उत्पादन होता है। इसके अलावा ब्राजील में जो पुर्तगाली लोग हैं उनके द्वारा गन्ने का भी उत्पादन प्रारंभ किया गया था। वैसे वर्तमान में अगर हम बात करें तो क्यूबा जो है उसका गन्ना उत्पादन में विशेष स्थान है। सेकंड आता है एशिया। एशिया के जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र हैं। इसमें आते हैं भारत के दक्षिणी और पूर्वोत्तर पहाड़ी प्रदेश। इसमें श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, मलाया और इंडोनेशिया प्रमुख हैं। यहाँ पर भी चाय, कैवा, रबर, नारियल, कोको और केला का उत्पादन किया जाता है। वर्तमान में जो विश्व का लगभग 90% प्राकृतिक रबर जो है और 70% चाय वो इन्हीं क्षेत्रों से प्राप्त होता है। जैसा कि हम बात करें चाय की, तो चाय मेनली उत्तरी पूर्वी भारत और जो श्रीलंका का पठार है उससे प्राप्त होती है। रबड़ भी जो है वो थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया से प्राप्त होती है। नारियल फिलीपींस और दक्षिणी भारत से होता है। इसी तरीके से जैसे कि हमने लैटिन अमेरिका में पढ़ा तो कहवा ब्राज़ील और कोलंबिया के पठार से प्राप्त होता है, और गन्ना क्यूबा और वेनेजुएला से, और केला पश्चिमी द्वीप समूह और मध्य अमेरिका से। इसके बाद में थर्ड आता है अफ्रीका। अफ्रीका में गिनी तट, मध्य और पूर्वी अफ्रीका की जो उच्च भूमि है उसमें कहवा, चाय, केला और कोको का उत्पादन किया जाता है। आइवरी कोस्ट, जायरे, कीनिया, इथोपिया, तंजानिया, मालागासी, इन सभी में कहवा का उत्पादन होता है। कीनिया, मलावी, युगांडा और तंजानिया में चाय का उत्पादन होता है। साइबेरिया, जायरे और नाइजीरिया में रबर का उत्पादन किया जाता है। तो इस तरीके से ये जो कृषि है वो विश्व के प्रमुख जो विकसित क्षेत्र उनमें की जाती है, लेकिन अब धीरे धीरे इसमें परिवर्तन आ रहा है। और विश्व के अनेक क्षेत्रों में जैसे जैसे वैज्ञानिक विकास हो रहा है, पूंजी की उपलब्धता बढ़ रही है, उसी तरीके से अब ये जो कृषि जो है धीरे धीरे अपना विकसित रूप ले रही है और विकसित देशों के अतिरिक्त अन्य देशों में भी की जाने लगी है। बागाती कृषि के बाद जो नेक्स्ट कृषि आती है वो आती है भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश। मेनली ये जो कृषि है वो भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों में होती है। भूमध्य सागरीय जो जलवायु है उसी के कारण इसका नाम भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश पड़ा है। भूमध्य सागरीय कृषि की अगर हम बात करते हैं तो ये भूमध्य सागरीय जलवायु मेनली भूमध्य रेखा से 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों में दोनों गोलार्धों के मध्य मिलती है। ये मुख्य रूप से जो भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र है उसको हम इसमें शामिल करते हैं। यहाँ पर कृषि जो है वो दोनों ही तरह से होती है, एक तो निर्वाहन के लिए भी होती है और व्यापार अर्थात निर्यात करने के उद्देश्य से और स्थानीय उपभोग दोनों ही उद्देश्य से की जाती है। कृषि के साथ में पशुपालन भी किया जाता है। यहाँ पर जो कृषि होती है वो कैसी होती है, सघन होती है, उच्च विशेषीकृत होती है और बहुत सारी फसलों को एक साथ इसमें उगाया जाता है। इसमें कुछ विशिष्ट फसलें भी उत्पादित की जाती हैं।
जैसे कि हम बात करें कि यहाँ पे जो गेहूं, जौ और सब्जियों का उत्पादन होता है वो घरेलू उपभोग के लिए होता है, तो वो निर्वहन कृषि के अंतर्गत आ जाता है। इसके अलावा जो रसदार फल हैं, जैसे कि जैतून है, अंगूर है, इनका उत्पादन निर्यात करने के लिए किया जाता है। तो जो भूमध्य सागरीय भूमि है, इसको विश्व की फलोद्यान भूमि कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे मेनली जो फल हैं उनका उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा विश्व के शराब उद्योग का हृदय भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर अंगूर का उत्पादन होता है और अंगूर से मेनली जो है वो यहाँ पे शराब बनाई जाती है, जिसके लिए ये क्षेत्र काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके बाद इसमें बात करते हैं भौगोलिक परिस्थितियों की। तो भूमध्य सागरीय जलवायु जो है वो एक ऐसी जलवायु है जिसमें सर्दियों में तो बारिश होती है और गर्मियों में सूखा रहता है, गर्मियों में बारिश नहीं होती। यहाँ पर औसत वर्षा लगभग 25 से 75 सेंटीमीटर होती है। समुद्र के आसपास के क्षेत्रों में और पर्वतों पर अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती है। सर्दियों में जो तापमान रहता है वो 5 से 10 डिग्री के बीच रहता है और गर्मियों में रहता है 21 से 27 डिग्री। वनस्पति की अगर हम बात करें तो यहाँ पे झाड़ियाँ, घास और पेड़ सभी मिले जुले रूप में उग जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है बलुई और कंकरीली मिट्टी पाई जाती है। अब हम बात करते हैं इसके प्रादेशिक वितरण की, अर्थात भूमध्य सागरीय कृषि किन क्षेत्रों में होती है, विश्व के किन किन क्षेत्रों में भूमध्य सागरीय कृषि का विस्तार देखने को मिलता है। मेनली अगर हम बात करें तो यह कृषि स्पेन, दक्षिणी फ्रांस, टर्की, इटली, यूनान, सीरिया, लेबनान, इज़राइल, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया के भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्रों में, कैलिफोर्निया की घाटी, मध्य चिली, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका तथा दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में की जाती है। इसके अलावा जो एशिया के आंतरिक भाग हैं वहाँ पर ये निर्वहन प्रकार की कृषि होती है, अर्थात केवल घरेलू उपभोग के लिए की जाती है। इसके अलावा दक्षिणी फ्रांस, इटली और स्पेन के जो तटवर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पर व्यापारिक उद्देश्य से कृषि होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो कैलिफोर्निया है वहाँ पर भी रसदार फल और सब्जियों की व्यापारिक कृषि की जाती है। चिली में भी फल और सब्जी का उत्पादन होता है। इसके अलावा इटली में संतरा और नींबू और यूनान में नींबू का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो मेनली जहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु देखने को मिलती है, भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र, वहाँ पर इसका उत्पादन होता है। जैसे आपको चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें जो पिंक कलर से एरियाज दिखाए गए हैं छोटे छोटे, वो सभी एरिया जो हैं वो भूमध्य सागर के भूमध्य सागरीय जलवायु के अंतर्गत आते हैं। इसमें जैसे हम मेनली बात करें तो ये वाला जो क्षेत्र है ये भूमध्य सागर है आपका, ये बीच में जो है, और इसके आसपास का क्षेत्र जो है ये इटली, स्पेन, यूनान वाला क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र दिखाया गया है ये कैलिफोर्निया क्षेत्र है। इसके अलावा दक्षिण अमेरिका का ये क्षेत्र आता है और ऑस्ट्रेलिया के भी कुछ क्षेत्रों को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो मेनली ये सभी भूमध्य सागरीय जलवायु वाले क्षेत्र हैं। अब हम बात करते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता के बारे में। तो सबसे पहला यहाँ पे खाद्यान्न फसलों का उत्पादन होता है, साथ ही पशुपालन भी होता है। सर्दियों में यहाँ पे वर्षा होती है तो उस समय गेहूं, जौ और मक्का की फसल पैदा की जाती है, और गर्मियों में घास और जो संचित फसल है उसका उत्पादन किया जाता है। अधिकतर कृषि का उद्देश्य यहाँ पे व्यापार करना है, व्यापार करने के उद्देश्य से ही कृषि की जाती है। यहाँ पर जो खेती है उसका ऐतिहासिक विकास हुआ है। भरण पोषण की कृषि से सबसे पहले यहाँ पे केवल घरेलू उपभोग अर्थात व्यक्ति अपने केवल उदर पूर्ति के लिए कृषि करता था। धीरे धीरे साग सब्जियों का निर्यात किया जाने लगा, फिर उसके लिए कृषि होने लगी, और वर्तमान में फलों के निर्यात की कृषि की जाती है। पर्वतीय और जो पठारी क्षेत्र है यहाँ पे वहाँ पे पशुपालन किया जाता है। इसके अलावा इस क्षेत्रों में जो कृषि है वहाँ पर सिंचाई का बहुत ही महत्वपूर्ण हाथ देखने को मिलता है, अर्थात सिंचाई जो है यहाँ पे मेनली की जाती है। तो इस तरीके से ये भूमध्य सागरीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं हैं, जिसके माध्यम से आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं भूमध्य सागरीय कृषि के रूप के बारे में। जो भूमध्य सागरीय कृषि है उस पर विभिन्न प्रकार के जो कारक हैं वो प्रभाव डालते हैं। हर क्षेत्र में ये जो कृषि होती है वो अपने तरीके से की जाती है। तो जैसे कि हम इसके रूपों की बात करें तो ये 4 रूपों में की जाती है। सबसे पहला तो आता है फलोद्यान कृषि। फलोद्यान कृषि के अंतर्गत जो रसदार फल होते हैं जैसे कि संतरा है, नींबू है, अंगूर, जैतून, अंजीर, इनका उत्पादन किया जाता है। यहाँ पे वर्षा जो होती है वो लगभग 35 से 70 सेंटीमीटर तक होती है। तो इसी कारण से यहाँ पे जो फलों का उत्पादन है वो उसके लिए जलवायु दशा अकॉर्डिंग है। यहाँ पर जैसे हम बात करें तो कैलिफोर्निया, इजराइल, फ्रांस, इटली और स्पेन जो है वहाँ पे सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है, जिसके कारण यहाँ पर जो है वो फलोद्यान कृषि विकसित हुई है। जैसे कि
जैतून और जो अंजीर है, इनके जो पौधे हैं वो भूमध्य सागरीय प्रदेश के देशज पौधे हैं, अर्थात इन्हीं क्षेत्रों में इसका उत्पादन किया जाता है। सेकंड आता है अंगूर की कृषि। तो अंगूर की कृषि भी इस क्षेत्र में की जाने वाली प्रमुख कृषि है। यहाँ पर नमी की उपयुक्तता है, तापमान और मृदा की जो उपजाऊपन है, इसके अलावा व्यक्तिगत देखभाल भी होती है, जिसके कारण जो अंगूर की कृषि है वो मेनली ऐसे क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पर इसके लिए अधिक अनुकूल जलवायु मिल सके। क्योंकि अंगूर का जो रस होता है उसको डेवलप होने के लिए काफ़ी अच्छी मतलब जलवायु दशाएं होनी चाहिए। जैसे कि जो दक्षिण स्पेन है उसके अंडालूशिया जिले की शेरी, पश्चिमी पुर्तगाल की ड्यूरो बेसिन की पोर्ट वाइन, सिसिली के आइले की मार्शेला, टैस्केनी की चिपिंती पहाड़ियों की चिपिंती, और उत्तरी इटली की जो पिडमेन जिले है वहाँ की वाइन प्रसिद्ध है। अर्थात ये जो वाइन बनाई जाती है, जो शराब बनाई जाती है, वो इस अंगूर से ही बनाई जाती है। फ्रांस में जो शराब बनाना है वो एक राष्ट्रीय उद्योग के अंतर्गत आता है, वहाँ पे ये प्रचलित है। इसके अलावा जो निम्न कोटि का अंगूर उत्पादित होता है उसको सुखा करके उसका किशमिश बनाया जाता है। नेक्स्ट आता है खाद्यान्न और सब्जियों की कृषि। इसमें खाद्यान्न फसलों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है। सर्दियों में यहाँ पे गेहूं की कृषि होती है जो काफ़ी मुख्य कृषि है। इसके अलावा चावल है, बीन, मसूर, प्याज, टमाटर, गाजर, चकुंदर आदि की भी कृषि यहाँ की जाती है। लास्ट जो इसमें रूप आता है वो आता है सीमित पशुपालन का। यहाँ पर पशुपालन किया जाता है, लेकिन यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति और झाड़ियाँ बहुत बड़े पैमाने पर नहीं है, इसीलिए यहाँ पर पशुपालन जो है वो ज़्यादा बड़े स्तर पर नहीं होता है। यहाँ पर क्लोवर, अल्फाल्फा और फलीदार अन्य घासें उग जाती हैं। तो छोटे छोटे चारागाहों में यहाँ पे बकरियाँ और भेड़ें पाली जाती हैं। पशुपालन का कार्य जो है वो मुख्य रूप से इटली के जो लोम्बार्डी मैदान है और कैलिफोर्निया की सान ज्वेनकिन घाटी है वहीं पर ही किया जाता है। अब हम सबसे लास्ट में बात करते हैं वातावरण के तत्वों से संबंध के बारे में, अर्थात इस जलवायु क्षेत्र में किस तरह का वातावरण देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस प्रदेश में गर्मियाँ शुष्क होती हैं, गर्मियों में बारिश नहीं होती है, सर्दियों में बारिश होती है। यहाँ पर धरातल समतल भी है, मैदानी क्षेत्र भी है, पठार भी हैं, घाटियाँ भी है, पहाड़ी भी हैं। इसके अलावा यहाँ पर शीतोष्ण जलवायु है, तो 6 महीने गर्मी रहती है और 6 महीने यहाँ पे सर्दी रहती है। ऐसा ये मात्र पूरे मतलब विश्व में एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे इस तरह की जलवायु देखने को मिलती है। इस तरह की जलवायु अन्य कहीं देखने को नहीं मिलती। इसी कारण से यहाँ पे जो फसल है, फसल में भी विविधता देखने को मिलती है। सिंचाई के लिए पानी वर्ष पर उपलब्ध रहता है। जनसंख्या घनत्व सामान्य है, ज़्यादा नहीं है। यातायात के साधनों का भी अच्छा विकास है यहाँ पर। इसके अलावा अधिकतर जनसंख्या जो है वो बड़े बड़े नगरीय क्षेत्रों में रहती है। यहाँ पर कृषि जो होती है वो निर्वाहन प्रकार की भी है, व्यापारिक भी है, पशुपालन भी है, फसल उत्पादन भी है और अन्य मिश्रित कृषि भी है। तो इस तरीके से यहाँ पर प्राकृतिक और मानवीय तत्वों की भिन्नता है, जिसके अनुसार जो कृषि है वो भी अलग अलग प्रकार से की जाती है। तो इस तरीके से आज के लेक्चर में हमने 2 कृषि प्रदेशों के बारे में बात की, व्यापारिक बागायती कृषि और भूमध्य सागरीय कृषि के बारे में। अब जो अन्य हमारे कृषि फसल प्रकार बचे हैं उनके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।